Hello my dear students, welcome to Enjoy Biology with RK मिश्रा। तो बेटा चलिए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर में अब हमें पढ़ना है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये एक टॉपिक कुछ लाइन का टॉपिक है ये, लेकिन नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में अक्सर क्वेश्चंस आते रहे हैं इससे, और इसमें आपको बता भी देंगे कि किस किस लाइन से कौन कौन सा वर्ड नीट में पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें एक टेबल है और टेबल को आपको याद करना है। ठीक है बेटा। फिर दूसरी बात यह है कि आज हम लोग जो एकदम क्लासिकल जो बायोमोलिक्यूल्स है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, उसका आगाज करने जा रहे हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो चलिए बेटा हम लोग देखते हैं आगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखो बेटा, देखने जा रहे हैं हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सबसे पहले कंडीशंस आता है कि मेटाबोलाइट्स क्या है। सबसे पहले हम लोग को देखना है मेटाबोलाइट्स। याद रखिए बेटा, मेटाबोलाइट्स क्या है। मेटाबोलाइट्स के बारे में जानेंगे तब तो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपको पता है कि कोई भी अगर सेल है, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर यानी कि इनसाइड सेल वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम जिसको हम लोग बायो कैटालिस्ट कहते हैं। तो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे एंजाइम के हेल्प से, और एंजाइम के हेल्प से होंगे तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, याद रखिएगा, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है ये क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शंस ये एनाबॉलिक भी हो सकता है और कैटाबॉलिक भी हो सकता है। यानी इस बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होगा बेटा? सिंथेसिस एज वेल एज ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन, सिंथेसिस एज वेल एज ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स, यानी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होगा और क्या होगा बेटा? कैटाबॉलिज्म होगा। यानी कि सेल के अंदर एंजाइम के हेल्प से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें बहुत सारे कंपाउंड बनते भी हैं और बहुत सारे कंपाउंड ब्रेक भी होते हैं, और सिंथेसिस को हम एनाबॉलिज्म, और जो ब्रेक डाउन होगा उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। क्लियर आया दिमाग में? यानी कि हम एक साथ कहें कि ये दोनों क्या कहलाते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर आया दिमाग में? ये मेटाबॉलिज्म हो गया। यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान जब इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स, है ना। तो मेटाबोलाइट्स क्या है? तो अब इसका आंसर लिख सकते हैं, वेरियस इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट्स एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबोलाइट्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देख लिए कि जो मेटाबोलाइट्स है वो मेटाबोलाइट्स किसको कहते हैं। तो मेटाबोलाइट्स जो बहुत सारे इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो भी देख लिए। अब इसी मेटाबोलाइट्स को ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पर मेटाबोलाइट्स को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 2 पार्ट्स में बांटते हैं, याद रखिए। एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरा जो होता है बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसको यहां लिख देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो यानी सीधा प्राइमरी किसको कहेंगे? यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मतलब सीधा होता है जिसका वेल नोन फंक्शन हो। समझ गए? फिजियोलॉजी में यानी कि वो मेटाबोलाइट्स जिसका फंक्शंस क्या हो? वेल नोन हो। समझ में आया? तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। यानी सिंपल में मेटाबोलाइट्स विद वेल नोन फंक्शन इन बॉडी या ऑर्गेनिज्म। उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। एग्जाम्पल देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा हो गया बेटा फैट, प्रोटीन, ईटीसी कर देते हैं। क्लियर? अब आपको यह पता होना चाहिए कि ठीक है ये मेटाबोलाइट जो है ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी कि वो मेटाबोलाइट्स जिसका फंक्शन नोन है उसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। सर कैसे? कार्बोहाइड्रेट और फैट, आपको भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का हमारे बॉडी में एग्जांपल लीजिए तो ये एनर्जी गिविंग फूड है। क्या है बेटा? एनर्जी गिविंग फूड, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन जिसको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, ह्यूमन का एग्जांपल लिए हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नॉट वेल नोन फंक्शंस, कोई एग्जैक्ट फंक्शंस नहीं है। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एकदम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है, उस तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में मेटाबोलाइट्स विदाउट वेल नोन फंक्शंस नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, फ्लेवोनॉइड्स। अब आप ही बताइए, फ्लेवोनॉइड्स का हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस पता ही नहीं है। फ्लेवोनॉइड्स एक फिनोलिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा? फिनोल कंटेनिंग कंपाउंड है। यानी कि ये क्या हो गया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया। तो देखो बेटा, हमने आपको क्या बताया सबसे पहले कि मेटाबोलाइट्स क्या है, लेकिन मेटाबोलाइट जानने से पहले आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया कि इनसाइड सेल के अंदर, आपको भी पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एंजाइम लगता है। एंजाइम मतलब बायो कैटालिस्ट लगता है जो सिंथेसिस एज वेल एज ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड करता है। और सिंथेसिस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और ब्रेक डाउन को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और
एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में, याद रखिए, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन है मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन बीइंग नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। आया दिमाग में? फिर मेटाबॉलिज्म के दौरान जो रिएक्शंस हो रहा है, उसके दौरान जो वेरियस, याद रखिए, जो वेरियस इंटरमीडिएट्स बनते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं, वही क्या है? मेटाबोलाइट्स है। फिर मेटाबोलाइट्स जिसका फंक्शन नोन है, प्राइमरी जिसका फंक्शन अननोन है, तो मेटाबोलाइट्स विदाउट वेल नोन फंक्शन, मतलब अच्छी तरह से फंक्शन जिसका नहीं है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब इसके डिफरेंस क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं, और टेबल क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। या तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। चलो बेटा, अब हम लोग डिफरेंस देखने जा रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बीच में और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में। देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, कहां पर? फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और पाया जाता है लाइफ के कोई सा भी फेज में। हमारा जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक, जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक कहीं भी ये पाया जाएगा। कौन? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये जन्म से लेके जब तक इंसान ऊपर नहीं जाता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म, तब तक जरूरी होती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को देखें तो नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें क्या है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज मतलब फंक्शन ऑर्गेनिज्म का, वही मतलब कहने का मतलब है फंडामेंटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये सारे दिमाग में रखना है। और केवल ओनली प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ स्पेन, ये क्या बोला? ऑल फेजेज ऑफ लाइफ स्पेन, लेकिन ये कौन सा? पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ स्पेन। दूसरा देखिए तो पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स का पार्ट है। आप देखिए हो ना कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए हैं। सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, यहीं से अगर स्टार्ट करें तो ठीक है। ठीक उसी तरह से इसका भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट है फॉर इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि इकोसिस्टम के लिए सिग्निफिकेंट है, इकोसिस्टम के लिए ये जरूरी रहता है। मेकिंग ड्रग्स, ड्रग्स बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं इससे। यूज्ड बाय प्लांट, प्लांट यूज करते हैं किसके लिए? तो देयर डिफेंस, डिफेंस के लिए। कोई अगर प्लांट को तुम देखोगे हर्बीवोर्स या पैथोजेंस वगैरह उस पर अटैक करते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी रहते हैं जिसमें टॉक्सिक कंपाउंड रहते हैं, वो खाने से ठीक है बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म पर। तो इसीलिए वो डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाने वाले एनिमल है, और पैथोजेंस जो डिजीज कॉज करता है। पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है। साथ ही साथ इसका यूज होता है मेकिंग सेंट, परफ्यूम बनाने में। अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो किसके लिए यूज होता है? यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। याद रखो, यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव जाति के लिए, यानी कि हम लोग यूज करते हैं। अब आप बताओ ना, दालचीनी, रबर, अब बताओ रबर प्लांट के लिए रबर का क्या यूज है ना? दालचीनी का जो दालचीनी क्या है बेटा? एक बार्क है प्लांट का। तो उस प्लांट में उसके बार्क को क्या, क्योंकि वो जो है प्लांट भाजी तो नहीं बनाएगा, उसका बार्क लेके हम लोग भाजी बनाते हैं, ठीक है, और स्पाइस मसाले और ज्यादा अच्छे लगते हैं हम लोगों को। तो इसीलिए उसका यूज करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। प्लांट में उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं प्रोड्यूस बाय
ये स्पेसिफिक प्लांट्स और माइक्रोब से प्रोड्यूस होता है, जबकि यहां पर प्रोडक्शन जो है इज नॉट स्पेसिफिक। अगर प्लांट है तो प्लांट का हर किंगडम में क्या होगा बेटा, ये प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहां स्पेसिफिक प्लांट स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगा। रबर प्लांट ही रबर प्रोड्यूस करेगा, है ना, मैंगो ट्री रबर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अगर देखोगे तो अलग अलग स्पाइसेस जो है अलग अलग प्लांट से आते हैं, एक ही प्लांट से सारे स्पाइसेस सारे मसाले नहीं आते हैं। फिर माइक्रोब्स की बात किए, एज फॉर एग्जांपल फंगस। फंगस आपने पढ़ा होगा, फंगस से एंटीबायोटिक्स बनते हैं। यहां देखिए लिखे है ना, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, और उसका नाम क्या है, पेनिसिलियम। क्लियर, यानी कि फंगस जो है वो एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है। तो ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के काम। यानी कि हम बेसिकली आपको बताना चाह रहे थे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं और इससे आपको 100% कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब देखेंगे हम लोग वो टेबल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है बेटा, पहले इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए और लिख लीजिए। देखिए बेटा, अब ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक चार्ट है। इसमें हमने क्या किया है कि आप देखिए कि हर जगह जैसे ये जो है अल्केलॉइड्स, अल्केलॉइड कहने का मतलब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एन कंटेनिंग कंपाउंड है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो एनसीईआरटी में दो ही दिया हुआ है, मॉर्फिन और कोडीन। ठीक है, दो ही दिया हुआ है। ये नाम आपको कहां मिलेगा, ड्रग एंड एब्यूज, कहां पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी मिलेगा। ये सारे कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड वहां पर आपको मिलेंगे ड्रग एंड एब्यूज में, और वो सारे वहां पर पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब जो है ये रिलीफ पेन के लिए यूज होता है। यानी अगर दर्द वगैरह शरीर में ज़्यादा हो रहा है तो इससे ड्रग्स बनाए जाते हैं, हालांकि लोग इसको इलीगल तरीके से भी यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है हमने निकोटीन, कैफीन, समझ गए, याद रखिएगा, निकोटीन, कैफीन और एस्ट्रिक्नीन, एस्ट्रिक्नीन, ये तीन कंपाउंड अलग से लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया, प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका काम क्या है बेटा, ये जो है ये डिफेंस सिस्टम, यानी डिफेंस सिस्टम की तरह यूज करता है फ्रॉम हर्बीवोर्स, एंड पैथोजेंस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 के नीट एग्जाम में, है ना, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे ही प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको मिलेगा, इसीलिए हमने यहां कोट कर दिया। मैंने पहले ही बताया है कि आपको इस ढंग से पढ़ाएंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये नहीं कि लगातार 5 घंटा पढ़ा दिए, लगातार 6 घंटा पढ़ा दिए, जल्दी से समाप्त कर दिए। देखो बेटा, स्पून फीडिंग जो है ना वो टेम्पररी है। अगर आपको सफलता चाहिए तो जिद और मेहनत होनी चाहिए। जब तक जिद और मेहनत नहीं होगी तब तक सफल आप नहीं हो सकते। हाँ, ये बात अलग है कि सफलता के ख्वाब जरूर देख सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, मेहनत करनी होगी। अब यहां देखिए तो पहला अल्केलॉइड्स जो है मॉर्फिन, कोडीन, ये है ना, पेन को रिलीफ पाने के लिए, पेन से रिलीफ पाने के लिए यूज करते हैं। निकोटीन, कैफीन, और इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एस्ट्रिक्नीन, ये डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है प्लांट में, फ्रॉम हर्बीवोर्स एंड पैथोजेंस। ऑलरेडी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन में हमने आपको बताया है डिफरेंस में अभी। फिर कहता है टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन वगैरह, रोज ऑयल वगैरह में देखते हो मोनोटर्पिन रहता है। डाइटर्पिन्स, याद रहिएगा, डाइटर्पिन्स मतलब क्या, फाइटोल टेल, फाइटोल टेल, और फाइटोल टेल मतलब क्या, क्लोरोफिल का।
क्लोरोफिल में जो टेल्स होते हैं इसी के तो डेरिवेटिव्स हैं, फाइटोल टेल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आया दिमाग में, वो डाइटर्पिन होते हैं। फिर एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल्स। ठीक है, कह देते हैं आपको फंक्शन, दिमाग में रहे तो अच्छा, ना रहे तो और अच्छा। लेमन ग्रास ऑयल का जो फंक्शंस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे चीजों को क्योर करता है। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज होता है ये। फिर कहता है, याद रखिएगा, एब्रिन जो है ये मतलब कैंसर सेल को मारता है, समझ गए। और रिसिन, ये जो है ना बेटा, याद रखिएगा, ये जो है ये क्या है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ये कैस्टर ऑयल जानते हैं ना, समझ गए, कैस्टर ऑयल से निकाला गया ये प्रोडक्ट है, यानी कि 1 मिलीग्राम अगर फूड में हुआ ना, आदमी को मार सकता है, इतना ज्यादा ये फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। फिर आता है बेटा, जैसे देखोगे विनब्लास्टिन, ये भी क्या है ना, केमोथेरेपी में यूज होता है टू किल कैंसर सेल। फिर यहां पर करक्यूमिन्स, ये जो है बेटा एंटी इंफ्लामेटरी, आप टर्मरिक याद है ना, ठीक है, तो उसमें जो पीले पीले कलर जो आते हैं, यानी कि ये कंपोनेंट है वहां पर भी, तो इसके कारण आते हैं। और आपको पता है कि जैसे ही कहीं कट वगैरह गया तो उसके दर्द को कम करने के लिए क्या करते हैं, दूध में हल्दी मिला के पीते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है। फिर कहता है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज, जैसे रबर है, गम्स है और सेलुलोज है। अब जैसे ही तुम देखोगे रबर की बात करते हैं तो ये किसका पॉलीमर है बेटा, आइसोप्रीन का। 100 ऑफ द आइसोप्रीन रहता है इसमें, ठीक है। इसके बाद सेलुलोज है, तो सेलुलोज है ये किसका पॉलीमर है, तो सेलुलोज पॉलीमर है ग्लूकोज का, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। फिर आता है बेटा कॉनकेवलिन ए, कॉनकेवलिन्स ए, ये जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कॉज करता है बेटा, समझ गए। तो ये मेनली हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करने के काम में आता है। तो ये सारा का सारा एक तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेबल, और वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हमने लिखे हैं। इससे 2021-19 में आए हैं, 21 मतलब 21 लिखे हैं, यानी कि ये सब ऑप्शंस थे, एक ही क्वेश्चंस में ये सारे ऑप्शंस थे, समझ गए। फिर 2020, फिर ये आते ही रहे इस तरह से क्वेश्चंस, लेकिन 2022 में और 2023 में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। क्लियर, इसका यह मतलब है कि इस साल भी क्वेश्चंस जरूर आएंगे, लेकिन आप इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। क्लियर, चलिए इसको लिखिए बेटा। अब देखो बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ने के बाद हमने बोर्ड पे लिखा है फंक्शनल ग्रुप, यानी अब जो पढ़ने वाले जो कुछ भी है हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये जितने भी पढ़ने वाले हैं, अब ये क्लासिकल बायोकेमिस्ट्री हो जाता है। यानी कि 12th क्लास में भी बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है, और 11th में आपको एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स दिया हुआ है बायोलॉजी में। लेकिन दोनों लगभग सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो याद रखिए बेटा, इस फंक्शनल ग्रुप के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में कौन से लाइन दिए हुए हैं और 2018 में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहले एकदम दिमाग में रखिए कि ये जितने भी हैं फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिड अमाइड, इसके बाद ईस्टर, कीटोन, ये सब आपको याद रखना है। और एक बात और दिमाग में रखना है कि जहां C डबल बॉन्ड O, यहां देख रहे हैं ना, ये है ना, यानी इस जो ग्रुप देख रहे हैं ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, ये जहां C डबल बॉन्ड O हो गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप, याद रखिएगा। जहां भी C डबल बॉन्ड O होगा वो कार्बोनाइल ग्रुप में आता है, कलेक्टिवली कहते हैं उसको। अब ग्लूकोज हम एक तरफ लिखे हैं और एक तरफ क्या लिखे हैं, फ्रक्टोज,
देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपने 9th में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन ग्लूकोज में जो होता है वो CHO एल्डिहाइड है। ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड है, और यहां ये जो है कीटोन है। अब अभी हम देखें कि OH को अल्कोहल, लेकिन यहां जो OH है, बहुत सारे OH है ना यहां, तो एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो एल्डिहाइड ज्यादा सीनियर है ना OH से, इसीलिए इस OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। यहां OL नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्साइल, या इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा है, इसीलिए ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड। ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड, और कीटोन को क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कीटोन। मतलब फ्रक्टोज जो है ये क्या है बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कीटोन है, ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड है। क्लियर? तो ये बातें दिमाग में रखिए। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का कौन सा लाइन है जो इसको बताता है, और एनसीईआरटी के उस लाइन के ऊपर नीट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। देखिए बेटा, हमने बोर्ड पर एज इट इज एनसीईआरटी का वो लाइन लिख दिया है, जो पेज नंबर 143 पुराने एनसीईआरटी अगर होगा तो वहां देखिएगा, या जहां पर आप देखे हो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐश का फॉर्मेशन जहां होता है उसके ठीक नीचे दिया हुआ है ये लाइन। फ्रॉम a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehydes, ketone, aromatic compound मतलब benzene ring वाला compounds etc. But from a biological point of view, we shall classify them into amino acids, nucleotide bases, fatty acids। दिया है कि नहीं? और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब कहने का मतलब है इस पर क्वेश्चंस कैसे आया सो देखिए। कहता है द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुगर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोक्साइल एंड मिथाइल, कार्बोनाइल एंड मिथाइल, कार्बोनाइल एंड फॉस्फेट, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल। क्लियर? आप ही बताओ कि शुगर हम बताए हैं ग्लूकोज होते हैं और फ्रक्टोज होते हैं, अभी अभी आपको बताए हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है जबकि फ्रक्टोज में कीटोन होता है। दोनों के पास OH होते हैं, उस OH को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। OL नहीं यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइल यूज करते हैं। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो एल्डिहाइड और कीटोन रहता है तो उसको एल्डिहाइड और कीटोन को कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। तो क्या आंसर होगा? कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन से, समझ में आया? तो इसको कहते हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। समझ गए? चलिए, समझ में आया? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ये समझ गया ना? तो इस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाए। आपको भी मेहनत करना होगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, वरना आपकी मर्जी। हम तो मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, हम आपके लिए मेहनत रात दिन कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कीजिए। तो बेटा, हम लोगों ने अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स देख लिया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टेबल को भी हम लोगों ने एक एक करके देखा है, और यह भी बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये टेबल से क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल्स में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ ड्रग एंड एब्यूज में भी इस टेबल से क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिएगा, जो हम अपने कमेंट बॉक्स के नीचे जो लिंक दिया रहता है उसमें क्वेश्चंस देते हैं, तो उस क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा बेटा। वो क्वेश्चंस बना लिए तो आपको कोई भी दूसरे क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी 1000% गारंटी है। पहले वो क्वेश्चंस बनाइए, फिर देखिए कि सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। 100% है, हमेशा दिमाग में रखिए। तो बेटा, अब जो हम बढ़ने जा रहे हैं एक स्टेप आगे, ये क्लासिकल बायोकेमिस्ट्री है, यानी कि क्लासिकल बायोमोलिक्यूल्स है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। और आपको पढ़ाएंगे भी इस तरह से कि आपका केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा और
बायोलॉजी तो होना ही अच्छा है। याद रखिए, पढ़ते सब हैं लेकिन रिजल्ट उसी का होता है जो पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं। तो ईमानदारी से पढ़िए, फांकी मत मारिए, ठीक है। आपको पता होगा 25 लाख स्टूडेंट में से कितने रिजल्ट होते हैं आपको भी मालूम है। इसीलिए मैं बार बार कहूंगा, हम तो मेहनत करेंगे आपके लिए दिन रात। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? खुद के लिए मेहनत, मेरे लिए नहीं। खुद डॉक्टर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो आपको डॉक्टर बनाने के लिए रात दिन अब प्रयास करेंगे। फैसला आपके हवाले है, या तो तकदीर अपना बना दीजिए या तकदीर से पीछा छुड़ा लीजिए। सफलता आपको संघर्ष से ही मिलेगा। चलिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का सीधा मतलब होता है बेटा कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। ये जो टर्म आया है, याद रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो टर्म आया है, ये टर्म्स जो है, टर्म डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच टर्म। ये टर्म एक फ्रेंच टर्म से डिराइव्ड है, जिसका फ्रेंच टर्म को हम लिख सकते हैं हाइड्रेटी डी कार्बोनी। क्या लिखिए बेटा? हाइड्रेटी डी कार्बोनी। याद रखिएगा, हाइड्रेटी डी कार्बोनी का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी इसका यह मतलब हो गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा? तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जहां हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, इन 2:1 रेशियो, ठीक है, एज फाउंड इन वाटर। जैसा कि वाटर में 2:1 का रेशियो, यहां देखिए 2 है और यहां क्या है 1 है, 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाए जाते हैं, वही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा राइबोज। अब आप बताइए, ग्लूकोज जैसे ही हम बात करते हैं, पढ़े होंगे बेटा C6H12O6। फिर एग्जाम्पल लेते हैं राइबोज C5H10O5, ठीक है। अब यहां देखिए कि यहां पर रेशियो कितना हो गया? 2:1। यहां भी रेशियो कितना हो गया बेटा? 2:1। आया दिमाग में? लेकिन एकदम आंख को क्या कीजिए, थोड़ा सा फैला दीजिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं फॉर्मलडिहाइड, तो फॉर्मलडिहाइड आपको भी मालूम है HCHO, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? CH2O। गौर से देखिए, फिर हम दूसरा लेते हैं एसिटिक एसिड का क्या होता है बेटा? CH3COOH। यानी आप देख लीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? C2H4O2। फिर हम लिखते हैं बेटा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को कैसे लिख सकते हैं? यहां C, यहां OH डाल दीजिए, यहां COOH, यहां पर H, यहां पर CH3। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? यहां देखिए C3
H कितना 3 4 5 6, H6 O कितना 3, O3। अब आप बताइए, इसमें भी 2:1 है, इसमें भी 2:1 है, इसमें भी 2:1 है, यानी ये 2:1 को ओबे करता है, ओबे 2:1 रेशियो, बट दे आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है नहीं, नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यानी कि देखिए पहला एक्सेप्शन आ गया ना इसमें बेटा, याद रखिएगा एकदम। इस कार्बोहाइड्रेट को ऐसे पढ़ना है बेटा कि कंसेप्ट भी आ जाए और हमारा क्वेश्चंस भी बने, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ही नाम है बेटा द बाप ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारे चैप्टर के कंसेप्ट इसी से क्लियर होते हैं। दूसरी बात कि यहां 2:1 का रेशियो ओबे करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जैसे रैमनोज। अगर रैमनोज का देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O5। फिर आता है बेटा डिटॉक्सोज, इसका होता है फॉर्मूला बेटा C6H12O4। और फिर आता है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। याद रखिएगा बेटा, हमने आपको पहले ही बताया है कि कार्बोहाइड्रेट आपको हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपका बायो और केमिस्ट्री दोनों हो जाए। आप रिपीटर के स्टूडेंट हैं और ये चैप्टर अगर कमजोर हो गया तो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस जाते हैं, और बायो में तो प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी में ढिंचिका कीजिए, कुछ होता नहीं है। आप रटने लगते हैं और बस रट्टाफिकेशन सिर्फ करेंगे और समझिफिकेशन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझिफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रट्टाफिकेशन एंड बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कोर गुड एग्जाम, गुड मार्क्स इन एग्जाम। यानी कि पहले समझिफिकेशन जरूरी है, फिर उसको रट्टाफिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं रहता है और जब दोनों हो जाता है तो अच्छे मार्क्स आएंगे। याद रखिएगा। अब यहां गौर से देखिए C5H10O4। अब गौर से देखिए, एक में भी 2:1 का रेशियो है। डू नॉट ओबे 2:1 रेशियो। ये 2:1 रेशियो नहीं है, मतलब दे बट दे आर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना। यानी देखिए पहला ही कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टर्म कहां से आया है, फ्रेंच टर्म है ये, जिसका मतलब होता है हाइड्रेटेड डीकार्बोनी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब वाटर, यानी कि वाटर में जो H और ऑक्सीजन का, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है। और 2:1 रेशियो कुछ के लिए अप्लीकेबल होता है तो कार्बोहाइड्रेट है, कुछ के लिए अप्लीकेबल होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ जो है जिसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहना पूरी तरह से सही नहीं है। चलिए बेटा, इसको अच्छे ढंग से आप लिख लीजिए। तो देखिए, हमने देख लिया कि 2:1 रेशियो हर कार्बोहाइड्रेट ओबे नहीं करता है। कुछ ओबे करता है, कुछ नहीं करता है, और कुछ ओबे करता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। पता है क्या होता है बेटा, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है फॉर्म्स काइटीन। क्या बेटा, काइटीन। कहां, ये काइटीन सेल वॉल ऑफ फंगस और एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। फिर दूसरा आता है
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट। देखिए बेटा सब हम लिख रहे हैं, सब आपके एनसीईआरटी में है। फिर मैनिटॉल, मैनिटॉल है ना, ये सब के सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सबके सब कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि देखिए इसमें ग्लूकोज है लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। इसमें फ्रक्टोज है, क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। मैनिटॉल, यहां ओएल आ गया ना, अल्कोहल कंटेनिंग आ गया, अल्कोहल शुगर है ये। और यहां पर देखिए नाइट्रोजन है और कौन सा ग्रुप है, एन एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप है और अमाइन है। यानी कि ये जो आप तीनों देखे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये जो है ये क्या है बेटा, ये डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट है, डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट है, ये डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो डिराइव्ड भी हो सकता है, यानी कि उसके साथ दूसरे ग्रुप भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। हाँ, मेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा रहेगा दूसरे दूसरे ग्रुप भी, फंक्शनल ग्रुप भी जुड़े रहेंगे, अदर ग्रुप भी जुड़े रहेंगे। समझिए, तो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट का क्या डेफिनेशंस दे जो पूरी तरह से सही हो। तो देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट, इट वॉज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स, कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स, ठीक है, ईदर एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी कंटेन करता है, और पॉली हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेन करता है। ये देखा गया, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को देखा गया एक्सपेरिमेंट के दौरान। हमने पढ़े ना कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका शेप वगैरह एनालिटिकल मेथड से निकालते हैं। तो ये देखा गया कि भाई कार्बोहाइड्रेट में है क्या, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको डिफाइन किया गया कि मे बी डिफाइन एज कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी of aldehyde of either aldehyde or ketone and their derivatives, ठीक है। याद रखिए, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट से इसीलिए क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। पॉलीहाइड्रोक्सी हमने आपको बताया था ना कि किस तरह से, कौन सा और कब OH के लिए हम OL लिखेंगे और कब हम हाइड्रोक्साइल लिखेंगे। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ ईदर एल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब उससे बना हुआ, वही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी कि ये डेफिनेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल है और यूनिवर्सल भी कह सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम? तो ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। अब देखिए बेटा, अब कार्बोहाइड्रेट का हम लोग जनरल फॉर्मूला आते हैं। क्या आते हैं बेटा? जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, इसमें भी कंफ्यूजन में स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं CnH2nOn, केमिस्ट्री में आप जाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट में रहेगा CxH2O होल Y,
अब स्टूडेंट वहां कंफ्यूज होने लगता है। तो चलिए अभी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं बेटा। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। चलिए बेटा अब आते हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला। जनरल इसके लिए जनरल फॉर्मूला में जनरली हम लोग पढ़ते हैं CnH2ON, या आपको लिखा रहेगा CnH2n या ON। ठीक है, यहां लिखा रहेगा वेयर n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 सो ऑन। ठीक है, 3 से स्टार्ट करते हैं जनरली। लेकिन अगर देखो बेटा ग्लूकोज लिखते हैं, ठीक है, हमें पता चल जाए कि ग्लूकोज में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, नंबर ऑफ कार्बन ग्लूकोज में 6 है। तो यहां पर 6 है, तो यहां पर आराम से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं C6H2O6, यानी कि कितना हो गया C6H12O6। ठीक है, सही हो गया। लेकिन अब देखिए सुक्रोज, अगर हम सुक्रोज जानते हैं ना, साखर, ये कितना रहता है बेटा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना रहता है, नंबर ऑफ कार्बन जो रहता है वो कितना रहता है बेटा 12। तो देखिए अगर इस फॉर्मूला से अगर हम ऑबे करें तो क्या हो जाएगा C12H2O पावर क्या N। समझ गए। अब जैसे ही N अगर हो गया तो यहीं गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहां देखिए, तो यहां पर हमने यहां लिखा 12, तो यहां देखिए C12H24 और O12। लेकिन हम लोग साखर का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं C12H22O11। अब आप ही बताओ, अगर हम इस फॉर्मूला से बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला तो ये आ जाता है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला अगर आ गया इस जनरल फॉर्मूला से, तो ये तो गलत है, हो जाएगा ना। सही फॉर्मूला तो ये हम लोगों ने 9, 10 से रटा है बेटा, याद है हम लोग को। तो ये सर गड़बड़ कहाँ है, लेकिन गड़बड़ कहीं नहीं है, गड़बड़ सिर्फ बताने में हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ओनली फॉर मोनोसैकेराइड्स, केवल मोनोसैकेराइड्स के लिए एप्लीकेबल है। यानी सिंगल यूनिट के लिए, यानी सिंगल यूनिट शुगर के लिए ये क्या है एप्लीकेबल है। क्योंकि देखिए बेटा, यहां जैसे ही आप बोलते हैं C12H22, आपको भी पता है, सॉरी C12H22O11 कि सुक्रोज ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना है। और आपको भी पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है, हमने पिछले क्लास में देखा है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक वाटर रिलीज होगा। क्या होगा ये बेटा, एक वाटर रिलीज होगा। और इसका फॉर्मूला, एक वाटर रिलीज हो गया तो तुम ही बताओ, अब इसमें से एक वाटर को हम रिलीज करेंगे तो कितना हो जाएगा C12H22 और O, एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो O11, यानी आ गया ना। तो देखिए आपको अगर इस फॉर्म में लिखना है ना, तो ये इसमें 2 है ना बेटा, इसमें 2 है। आपका जिद है नहीं सर ये दिया हुआ हम इसी में लिखेंगे, लिख भाई तुम्हारी मर्जी। लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि सुक्रोज क्या है 2 यूनिट है, तो ये डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड के लिए क्या लिखना होगा, 2 यूनिट वाले के लिए CnH2O और N-1। अब देखो तुरंत निकल जाएगा C12H2O N12-1, तो क्या हो जाएगा C12
ठीक है। H देखिए आप 12 माइनस 1 11 तो 22 और O 11 आ गया ना डायरेक्ट रिजल्ट। यानी कि हमको डाइसैकेराइड में से क्या करना है कि जो जनरल फॉर्मूला है 2 यूनिट रहेगा तो n-1, अगर ट्राइसैकेराइड रहेगा तो n-2, यानी ये 1 जो है आपको क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ H2O रिमूव्ड, कितना वाटर रिलीज हुआ। तो अब आ गया ना, यानी कि जनरल फॉर्मूला मोनोसैकेराइड्स के लिए अलग, डाइसैकेराइड्स के लिए अलग, ट्राइसैकेराइड्स के लिए अलग, टेट्रासैकेराइड्स के लिए अलग, पॉलीसैकेराइड्स के लिए अलग। हाँ, पागल हो क्या, पगला जाएगा इंसान। तो इसीलिए केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री 12th क्लास में, तो उसमें क्या दिया हुआ है, जनरल फॉर्मूला CxH2OY, ठीक है, वेयर X इक्वल टू Y किसके लिए होगा, फॉर मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स के लिए होगा ये, क्लियर। और दूसरा यहां पर अगर हम देखेंगे कि X नॉट इक्वल टू Y अदर देन मोनोसैकेराइड्स, क्लियर। यानी जनरल फॉर्मूला जो आ गया, तो दोनों के लिए आप देखो कि ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो हर जगह फिट बैठेगा, लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला लेके चलेंगे केवल तो मोनोसैकेराइड्स के लिए होगा। अगर इसी टर्म में हमको लिखना होगा डाइसैकेराइड के लिए तो n-1 करना होगा, जैसा यहां किए हैं। अगर ट्राइसैकेराइड्स के लिए लिखना होगा तो n-2 करना होगा, 3 यूनिट अगर है तो। अगर 4 के लिए लिखेंगे तो n-3 करना होगा। इसीलिए उससे बचने के लिए एक ही CxH2OY, जहां X और Y इक्वल होगा मोनोसैकेराइड्स के लिए, और X नॉट इक्वल टू Y अदर देन मोनोसैकेराइड्स, क्लियर। अब कार्बोहाइड्रेट को कहीं कहीं हम कहते हैं क्या, सैकेरॉन्स। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स कहते हैं, सैकेराइड आ गया। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं बेटा, सैकेराइड भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स, है ना। मोनोसैकेराइड्स अभी लिखे हैं, मोनो मतलब सिंगल यूनिट रहेगा, डाई सुक्रोज डाइसैकेराइड्स, 2 है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स बहुत ज्यादा यूनिट है, 10 से ज्यादा यूनिट होगा तो पॉलीसैकेराइड्स, 2 से 10 रहेगा तो ओलिगोसैकेराइड्स। ये क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, समझ गए। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स कहते हैं, ये भी इसके पीछे भी रीजन है। और याद रखिएगा ये टर्म आया है सैकरॉन, मतलब ही होता है शुगर, हाँ दिमाग में, सैकरॉन। अब ये जो सैकरॉन मतलब क्या होता है, शुगर मतलब क्या होता है, ये स्वीट है, मीठा। तो बहुत सारे कंपाउंड ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह मीठा लगा टेस्ट में, है ना। हमने बताया था ना कि कोई भी कंपाउंड है तो एनालिटिकल प्रोसेस अपनाते हैं तभी उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको पता चलता है, केमिकल स्ट्रक्चर पता चलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलता है, शेप पता चलता है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को जब टेस्ट किया गया, सिंपल ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, ठीक है, सुक्रोज को, तो वो सब मीठा लगा, क्लियर। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, सैकेराइड्स। सर इसमें एक्सेप्शन नहीं है क्या, हाँ है ना, पॉलीसैकेराइड बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एक कंसेप्ट कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं नोट, बट पॉलीसैकेराइड या और कॉम्प्लेक्स शुगर आर नॉट स्वीट, ये स्वीट नहीं होते। देखो बेटा, अब ये कार्बोहाइड्रेट तुम बायो के बुक से पढ़, इंट्रोडक्शन, या केमिस्ट्री के बुक से पढ़, 1,00,000% गारंटी है कि दिमाग में नहीं दिल में उतार दिए। लेकिन
दिमाग से दिल तक का सफर आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि किस ढंग से, किस कंसंट्रेशन से, किस मन से आप वीडियो लेक्चर को देखते हो। आया दिमाग में? तो ये कंसेप्ट आपको बताए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे हम बहुत खुला खुला बोर्ड पे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है लिखने का तो उसका स्क्रीनशॉट लो और आराम से आप रिवाइज कर सको। तो चलिए बेटा, इसको जल्दी से आप या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट का आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हो गया आज। कार्बोहाइड्रेट क्या है, किसको हम सैकेराइड्स कहते हैं, क्यों इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ये सब देखे और क्यों ऐसा ही होना चाहिए ये भी देखे। हमने पहले ही बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट बायो और केमिस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट हो गया अच्छे से तो फोटोसिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोस्ट कॉमन क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट का बनना फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट का टूटना और एनर्जी देना रेस्पिरेशन। यानी कि ये पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट आपका दो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी के चैप्टर को समझाने में मदद करता है। तो इसीलिए बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम तो मेहनत करते रहेंगे, आप भी करते रहिए। अगर आपको कामयाब होना है तो पढ़ेगा इंडिया, मेहनत करेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया।